स्टूडेंट, वेलकम टू वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल बाय दिशा। तो चलिए आज हम लोग अपने कैश फ्लो की जर्नी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। कैश फ्लो में वन बाय वन क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे। देखो आगे बुक हर साल चेंज होती रहती है तो क्वेश्चन में नंबरिंग आगे पीछे हो सकती है, इसीलिए मैं आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे अपेयर करा देती हूँ सो दैट यू कैन फाइंड इन योर बुक्स। ठीक है, तो आज का जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 मेरे बुक के अकॉर्डिंग है। क्वेश्चन कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ अजंता लिमिटेड एज 31 मार्च हमें क्या बनाना है, हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। तो चलिए फिर बनाते हैं। हमें पता है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए सबसे पहले हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी से स्टार्ट करते हैं। तो ये लिखा हमने ए और यहाँ हमने लिखा है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, क्योंकि तीन तरीके की एक्टिविटी होती है हमें पता है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। तो सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जो कि एक हेडिंग के तौर पे हो गई। अब सबसे पहले हम लोग स्टार्टिंग करते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्या चाहिए रहता है हमें? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कहाँ से मिलता है चलिए देखते हैं। हमें पता है कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के लिए सबसे पहले हम कहाँ चलेंगे, हम चलेंगे अपनी बैलेंस शीट में। तो जब हम अपनी बैलेंस शीट में जाते हैं मैम फिर क्या करना है, फिर हमें पकड़ना है रिजर्व एंड सरप्लस कहाँ दे रखा है। तो चलिए देखते हैं रिजर्व एंड सरप्लस कहाँ दे रखा है। तो रिजर्व एंड सरप्लस हमें दिख रहा है। अब रिजर्व एंड सरप्लस में आगे क्या कोई नोट नंबर है? हाँ, वन नोट नंबर दे रखा है। तो चलो उस नोट नंबर में चलते हैं। भाई नोट नंबर में दो चीजें हमें दे रखी है, एक दे रखा है जर्नल रिजर्व और दूसरा हमें दे रखा है बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अब क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस को पकड़ना है। क्या मिलेगा उससे? प्रॉफिट फॉर द ईयर मिलेगा। प्रॉफिट फॉर द ईयर कैसे मिलेगा? हम करेंट ईयर में से लास्ट ईयर लेस करेंगे। तो देखो करेंट ईयर में 1,20,000 है, लास्ट ईयर कुछ है ही नहीं, तो करेंट ईयर में से जब लास्ट ईयर लेस करोगे तो प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना आएगा? 1,20,000 ही आएगा। नेक्स्ट हमें क्या क्या चाहिए होता है? ट्रांसफर टू जर्नल रिजर्व। ठीक, ट्रांसफर टू जर्नल रिजर्व कहाँ से मिलेगा? सेम वैसे ही मिलेगा जैसे प्रॉफिट फॉर द ईयर मिला था। देखिए जर्नल रिजर्व हमें दे रखा है, लास्ट ईयर 1,20,000 का था, करंट ईयर भी 1,20,000 का था। तो क्या ट्रांसफर हो के आया इस साल? कुछ नहीं, डैश कर देने का। ठीक है, फिर हमें चाहिए प्रोविजन फॉर टैक्स। कौन से ईयर का? करेंट ईयर का चाहिए। प्रोविजन फॉर टैक्स कौन से ईयर का चाहिए? करेंट ईयर का चाहिए। कहाँ मिलता है प्रोविजन फॉर टैक्स? तो मैंने कहा जाना अपनी करंट लायबिलिटी में, शॉर्ट टर्म प्रोविजन नाम की हेडिंग। नहीं मैम ऐसा कुछ तो नहीं दिख रहा है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन नाम की कोई हेडिंग नहीं है। तो मैंने कहा नहीं है फिर प्रोविजन फॉर टैक्स। फिर क्या चाहिए हमें? प्रपोज डिविडेंड। कौन से ईयर का? लास्ट ईयर का। प्रपोज डिविडेंड हमेशा आपको 2 साल का दे रखा होगा, करेंट ईयर लास्ट ईयर। तो ध्यान रखिएगा करंट ईयर को देखना भी पाप है भाई, उसे अगर एग्जाम में अगर टच कर लिया ना तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ये लैंग्वेज याद रखो, प्रपोज डिविडेंड के लिए करंट ईयर का देखना भी पाप है। तो फिर किसको यूज करोगे? लास्ट ईयर को। ठीक है, इंटरिम डिविडेंड हमें चाहिए। क्या कोई इंटरिम डिविडेंड हमारे पास है? नहीं, कुछ नहीं है। इसका मतलब यही प्रॉफिट फॉर द ईयर हमारा क्या हो गया? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और इसे हम लोग यहाँ लिख देंगे। तो पहली चीज आप लोगों ने सीखी कि आखिर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कहाँ से मिलता है। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमें मिलता है, पहले हमें प्रॉफिट फॉर द ईयर चाहिए होता है, फिर हम उसमें क्या ऐड करते हैं, ये चार चीजें लर्न कर लो कि उसमें सबसे पहले हम लोग क्या ऐड करते हैं? ट्रांसफर टू जर्नल रिजर्व। फिर हम लोग ऐड करते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स करेंट ईयर का, फिर ऐड करते हैं प्रपोज डिविडेंड लास्ट ईयर का, फिर एट द लास्ट इंटरिम डिविडेंड। देन यू विल गेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जहां से हमारी स्टार्टिंग होगी ऑपरेटिंग एक्टिविटी की। अब क्या करते हैं, अब एक चीज का फंडा यहाँ पे याद रखना है हमें कि एक्सपेंडिचर ऐड करने हैं और प्रॉफिट को लेस करना है। ठीक है कि नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश चीजों का एडजस्टमेंट करना है। ठीक है, जैसे जो खर्चे हमारे नॉन ऑपरेटिंग है उन्हें ऐड बैक कर देना है, जो इनकम नॉन ऑपरेटिंग है उन्हें लेस कर देना है। ठीक है, तो एक्सपेंसेस ऐड होंगे और इनकम लेस होंगी। कौन कौन से एक्सपेंडिचर? तो बहुत बार क्वेश्चन कर चुके हैं, तो पहला एक्सपेंडिचर तो रट ही लो, क्या है? नॉन कैश एक्सपेंडिचर, जिसे बोलते हैं डेप्रिसिएशन। क्या कोई डेप्रिसिएशन है? तो चलो देखते हैं। ठीक है, तो एडिशनल इंफॉर्मेशन पॉइंट नंबर ए और बी दे रखा है। पॉइंट नंबर ए से हमें पता लग रहा है कि ड्यूरिंग द ईयर एक मशीनरी है जिसकी कॉस्टिंग कितनी है? 50,000 है। एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन कितना है उसके ऊपर? 15,000 को उसको बेच दिया गया 32,000 में। अब ये इतनी सारी इंफॉर्मेशन से हमें क्या पता लग रहा है? दैट वी हैव टू मेक अकाउंट। किसका? हमें प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट बनाना है। क्यों? क्योंकि उससे कोई भी बैलेंसिंग फिगर निकल सकता है, हमें डेप्रिसिएशन भी मिल सकता है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर एसेट्स के ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस के अलावा
मान लो प्लांट का, बिल्डिंग का, मशीनरी का, इनके अगर करंट ईयर लास्ट ईयर इंफॉर्मेशन के अलावा अगर इनके बारे में कुछ भी दे रखा है तो भाई इनका अकाउंट हमें बनाना है अपने को, तो चलो बनाते हैं। ठीक है, तो प्लांट एंड मशीनरी और एक्यूमुलेटेड, चूंकि ये नॉर्मल फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट नहीं है, इसके साथ एक्यूमुलेटेड अटैच है, तो दोनों अकाउंट बनेंगे साथ साथ। आई होप ये आपने नोट डाउन कर रखा होगा, तो इसे मैं रब कर रही हूँ। देन चलते हैं हम लोग प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते हैं। तो पहले फॉर्मेट बना लें, चलिए। चलिए, सबसे पहले फॉर्मेट हमारा ऑलमोस्ट रेडी है, तो हमारे यहाँ पे दो अकाउंट बनेंगे, एक इसका बनेगा प्लांट एंड मशीनरी का, दूसरा बनेगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का। मैंने यहाँ पे क्या मतलब कर रखा है, सबसे पहले ध्यान रखना है कि जब कभी भी किसी का अकाउंट बनता है तो उसका ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस हमारे पास होता है। तो यहाँ हम किसका अकाउंट बना रहे हैं, हम लोग प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट बना रहे हैं, इनका भी ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस होगा। तो प्लांट एंड, अब दिक्कत ये आती है कि स्टार्टिंग कहाँ से करें, बाय साइड से कि टू साइड से। तो आज आपको फिर से याद दिला रही हूँ कि जितनी भी एसेट्स होती हैं, चाहे वो लैंड हो, बिल्डिंग हो, मशीनरी हो, फर्नीचर हो, कैश हो, वेदर इट इज करेंट एसेट्स और नॉन करेंट एसेट्स, स्टार्टिंग कहाँ से होगी, डेबिट साइड से। क्यों, क्योंकि एसेट्स का नेचर डेबिट होने का होता है। ठीक है, देखो प्लांट एंड मशीनरी था, एक एसेट्स है, एसेट्स का नेचर डेबिट होता है, इसलिए स्टार्टिंग कहाँ से होगी, टू बैलेंस बीडी मतलब डेबिट साइड से होगी। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एक लाइबिलिटी है या कोई भी लाइबिलिटी हो, स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, क्रेडिट साइड से, क्योंकि लाइबिलिटी का नेचर क्या होता है, क्रेडिट। तो इस चीज को बिफोर मेकिंग एनी लेजर मेक श्योर कि आपको पता होना चाहिए कि भैया ये एसेट्स है या लाइबिलिटी है। एसेट्स है तो डेबिट साइड से स्टार्टिंग होगी, क्योंकि एसेट्स क्या होती है, डेबिट। लाइबिलिटी का अकाउंट बना रहे हैं, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, किसी का भी अकाउंट बना रहे हैं, स्टार्टिंग कहाँ से होगी, क्रेडिट साइड से। ठीक, तो चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्लांट एंड मशीनरी। अब ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस लिख लें, ओपनिंग मतलब लास्ट ईयर बैलेंस, क्लोजिंग मतलब करंट ईयर बैलेंस। तो प्लांट एंड मशीनरी का लास्ट ईयर बैलेंस की बात करें तो 13 लाख है। कितना है, लास्ट ईयर बैलेंस कितना है, 13 लाख। करंट ईयर का बैलेंस है 14,90,000। ठीक है, पहले इनका भी भर लें, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का भी। ठीक है, तो लास्ट ईयर बैलेंस इनका कितना है, 1 लाख, और करंट ईयर बैलेंस की बात करें तो 1,50,000। अब बात करते हैं कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में क्या क्या आता है। ठीक है, यहाँ पे आएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस, और इसका मतलब क्या होगा, ये हमारा डेप्रिसिएशन होगा कौन सा, करंट ईयर का, जो ऑपरेटिंग में एड बैक होता है। और क्या यहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है टू प्लांट एंड मशीनरी। इस प्लांट एंड मशीनरी के अंदर बेसिकली उस वो वैल्यू आएगी, सपोज देखो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट का मतलब क्या होता है कि भाई अब जो डेप्रिसिएशन है वो यहाँ ना जाके यहाँ जा रहा है हर साल, देखो करंट ईयर का। अब जिस दिन यहाँ से कोई मशीनरी बेची जाएगी तो उसके हिस्से का डेप्रिसिएशन यहाँ पे जो एक्यूमुलेट हो रखा है ना, इकट्ठा हो रखा है, यहाँ से निकालेंगे। तो निकालेंगे तो किस नाम से निकालेंगे, प्लांट एंड मशीनरी के नाम से। तो बेसिकली इसके अंदर जो अमाउंट आता है वो बेची जाने वाली मशीनरी, जो भी एसेट्स आपकी होगी, उसके हिस्से का डेप्रिसिएशन अभी दिखाते हैं आपको। तो चलो पहला पॉइंट अब ए पढ़ते हैं, समझ में आएगा आपको। ड्यूरिंग द ईयर अ मशीनरी कॉस्टिंग 50,000, एक मशीन जिसकी कॉस्ट 50,000 है, जिसपे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना है, 15,000, जिसको सोल्ड कर दिया 32,000 में, तो देखिएगा कॉस्ट कितनी है, 50,000। ठीक है, क्या लेस करोगे पहले, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। क्यों, क्योंकि भैया जब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट अलग से बनता है तो कभी भी कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन हर साल लेस नहीं होता। किस दिन लेस होगा, जब मशीनरी बिक रही होगी। तो आज बिक रही ना, तो भैया जब बिक रही है उस पे अब तक का डेप्रिसिएशन इस 50,000 की मशीनरी पर 15,000 लग चुका है, कितना बचा, 35,000। ठीक है, अब इस 35,000 की मशीनरी को सोल्ड कर दिया, कितने में सोल्ड किया है, 32,000 का, तो 3,000 का क्या हो गया, लॉस। अब बताओ, जब मशीनरी सेल होती है तो क्या लिखते हैं, बाय बैंक, तो ब्रैकेट में लिख दे रही हूँ सेल, कितने में सेल किया, 32,000 में। ठीक है, फिर अगर उसको बेचने में कोई लॉस होता है तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस, कितने का लॉस हुआ, 3,000 में। अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, मतलब ये मशीनरी जो बिकी है इसका डेप्रिसिएशन कितना है बताओ, तो इसका डेप्रिसिएशन कितना है, 15,000। और देखो ये क्या बना रहे हो, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ना, यही 15,000 कहाँ आ जाएगा, प्लांट एंड मशीनरी में। क्यों, क्योंकि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट किस अकाउंट से लेके आ रहे हो। ठीक, खत्म। अब क्या करना, कुछ नहीं करना। और जब यहाँ पे सिर्फ ये दो चीजें आती हैं, अगर एक चीज दे रखी है तो दूसरी मिसिंग फिगर निकाल लेंगे, कैसे, इन्हें ऐड करो, तो 1,50,000 और 15,000 1,65,000 हो गया। अब 1,65,000 में से 1,00,000 जाएगा तो कितना आएगा बैलेंसिंग फिगर, 65,000, और इसे हम लोग यहाँ पे ऐड कर देंगे डेप्रिसिएशन के नाम से, करंट ईयर का।
कुछ लोग यही 15,000 उठा के लिख देंगे, भाई ये तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। हम और ये तो वो मशीनरी का डेप्रिसिएशन है जो मशीनरी आज सोल्ड हो गई, हमें तो वो डेप्रिसिएशन चाहिए जो बची हुई मशीनरी पर है। वो कितना है? 65,000। तो यहाँ 65,000 ऐड कर लोगे। अब देखो ये लॉस हुआ है ना, और हमें पता है कि सारे खर्चे ऐड करने हैं। और क्या मिला? लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी कितने का है? 3,000 का लॉस हुआ। अब यहाँ पे भी तो कोई ना कोई बैलेंसिंग फिगर आएगी ना। तो एक मशीनरी के साथ क्या होता है? सेल होता है, परचेज होता है, डेप्रिसिएशन लगता है। डेप्रिसिएशन तो लग चुका करंट ईयर का, सेल हो चुकी, इसका मतलब इधर साइड जो बैलेंस आएगा वो क्या आएगा? वो हमारा परचेज का आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि निकालते हैं कि कितना हमारा परचेज आ रहा है। ठीक है, इधर 35, 15, 14,90,000, तो इधर हमारा हो गया 15,40,000। ठीक है, और इधर भी कितना हो जाएगा? 15,40,000। इसमें से लेस कर देंगे हम लोग 13 लाख, देन वी विल गेट 2,40,000, और इसे क्या लिख देंगे? टू बैंक अकाउंट, जो कि हमारा क्या है? परचेज है। कहाँ काम आएगा? इन्वेस्टिंग में, अभी नहीं। ठीक है, तो बेसिकली इसमें से हमें ऑपरेटिंग में क्या क्या यूज पड़ा? एक तो करेंट ईयर का डेप्रिसिएशन हमने ऐड बैक कर दिया, दूसरा लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स 3,000 का ये ऐड कर दिया। और क्या क्या ऐड करते हैं? और ऐड करते हैं क्या? वो इंटरेस्ट पेड है। ठीक है, तो इंटरेस्ट पेड निकाल के तो नहीं दे रखा है, लेकिन इंटरेस्ट पेड हमें कहाँ से मिलेगा? नॉन करेंट लाइबिलिटी में मिलेगा। तो चलिए अपनी नॉन करेंट लाइबिलिटी में देखिए, लॉन्ग टर्म बोरिंग दे रखा है 9% डिबेंचर। ठीक है, लास्ट ईयर कितने के थे? 2,40,000, आज 3,20,000 के हो गए। बढ़े हैं ना? बढ़े हैं, 2,40,000 से 3,20,000 के हो गए। कितने से बढ़े हैं? ठीक है, ये हमारे 80,000 से। लेकिन ये बढ़े कब है? 1 अप्रैल, मतलब ईयर के स्टार्टिंग में बढ़े हैं। तो कुछ नहीं करना है, 3,20,000 पे क्या कर देना है? 9% का इंटरेस्ट लगा देना है। चलिए निकालिए। तो इंटरेस्ट पेड हमें, अब देखो 3,20,000 पे 9% क्यों लगा रहे हैं? 2,40,000 पे क्यों नहीं? क्योंकि 2,40,000 जो लास्ट ईयर था वो इस साल भी होगा, पूरे साल का तो इस पे देंगे देंगे। और 80,000 जो और इशू किया वो भी ईयर के स्टार्टिंग में, तो उस पे भी पूरे साल भर का दोगे। तो टोटल 3,20,000 पे 9% का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे 28,800, जो कि एड बैक करते हैं। लिख दीजिए इंटरेस्ट पेड कितना? 28,800। यहाँ पे ब्रैकेट में मैं आपको दिखा दे रही हूँ, 3,20,000 इंटू 9%। ठीक है, ये हो गया। क्या कोई इनकम है? कौन सी इनकम लेस होती है? 4 इनकम, इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, रेंट रिसीव, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। भाई उसमें से एक भी इनकम हमारे पास नहीं है तो कुछ लेस होगा नहीं। और क्या खर्चे ऐड बैक कर सकते हैं? इनटैंजिबल एसेट्स रिटर्न ऑफ। कहाँ मिलेगी? नॉन करेंट एसेट्स में दो पार्ट होते हैं, टैंजिबल, इनटैंजिबल। तो अगर हम नॉन करेंट एसेट्स में जाएं तो एक ही पार्ट दे रखा है टैंजिबल एसेट्स का, मतलब इनटैंजिबल एसेट्स है ही नहीं, तो राइट ऑफ होने का सवाल नहीं हो सकता। तो इसका मतलब अब इसमें ज्यादा कुछ नहीं होना है, हम इसे ऐड करेंगे और जो भी आंसर आएगा वो हमारा क्या होगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। मतलब जो भी ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट है ये क्या है? ये वर्किंग कैपिटल चेंजेस से पहले का है। ठीक है, चलिए निकालते हैं। फिर हम क्या करेंगे? इसमें वर्किंग कैपिटल चेंजेस करेंगे। तो 1,20,000 प्लस 65,000 प्लस 3,000 प्लस 28,800, इट विल कम 216800। अब चूंकि ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस है, तो अब वर्किंग कैपिटल चेंजेस कैसे करते हैं? फंडा वही चलेगा, हमारे एक्सपेंसेस ऐड हो रहे हैं और इनकम हमारी लेस हो रही है। अब क्या करना है? अब वर्किंग कैपिटल चेंजेस क्या है ना, वर्किंग कैपिटल चेंजेस किससे रिलेट करता है? करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी में। क्या करना है भाई? अगर करंट एसेट्स और अगर करंट लायबिलिटी से अगर आपको फ्लक्चुएशन प्रॉफिट के टर्म्स में हो रहा है देन माइनस करोगे, लॉस के टर्म्स में हो रहा है तो ऐड करोगे। चलो दिखाती हूँ कैसे। सबसे पहले पहुंचो अपनी करंट लायबिलिटी में। करंट लायबिलिटी में पहली करंट लायबिलिटी हमें दे रखी है ट्रेड पेबल। क्या उसके सामने कोई नोट नंबर है? तो चलो नोट नंबर में, हाँ 2 नोट नंबर है, चलो 2 नोट नंबर में चलते हैं। 2 चीजें दे रखी हैं, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। पहले क्रेडिटर्स को ठीक है ट्रीट करते हैं। लास्ट ईयर क्रेडिटर हमारे 120 के थे, आज 140 के हो गए। पहले मुझे ये बताओ क्या बढ़ रहा है? लाइबिलिटी बढ़ रही है, और लाइबिलिटी का बढ़ना लॉस है, और सारे लॉस क्या हो रहे हैं? ऐड हो रहे हैं। देखो जो कॉन्सेप्ट ऊपर कर चल रहा था वही नीचे चलेगा, बट यहाँ पे करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी से चलाना है। ठीक है, तो ट्रेड तो क्रेडिटर्स क्या है? एक करंट लाइबिलिटी है, करंट लाइबिलिटी बढ़ रही है मतलब हमें और पे करना पड़ेगा, तो लॉस है, लॉस क्या हो जाएगा? ऐड। क्या करोगे? इंक्रीज इन क्रेडिटर। कितने से बढ़ रहा है?
20,000 से। क्यों ऐड किया? क्योंकि लॉस को ऐड करना है और इनकम को लेस करना है। देन हमारा दे रखा है बिल्स पेबल, लास्ट ईयर 120 के थे, आज 40 के हो गए, घट गए। कितने घट गए? 120 से 40 के हो गए, 80,000 से हमारे बिल्स पेबल घट गए। मतलब अब हमें पेमेंट नहीं करना है, लाइबिलिटी घट गई, और लाइबिलिटी का घटना प्रॉफिट है, और प्रॉफिट क्या करना है? लेस। तो लेस कर लो, डिक्रीज इन बिल्स पेबल कितने से? 80,000 से, क्योंकि 120 से 40 के हो गए। फिर अदर करेंट लाइबिलिटी, अभी लाइबिलिटी खत्म नहीं हुई है। अदर करेंट लाइबिलिटी 3 नंबर दे रखा है, 3 नंबर में चलते हैं। आउटस्टैंडिंग रेंट दे रखा है, 160 से 180 के हो गए। आउटस्टैंडिंग रेंट का मतलब रेंट देना बाकी है, पहले 1,60,000 देना था, आज 1,80,000 देना है, मतलब 20,000 से और ज्यादा देना है। तो लाइबिलिटी बढ़ी, बढ़ी तो लॉस, लॉस तो ऐड। क्या करोगे? इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग रेंट, 20,000 ऐड बैक कर लिया। तो करंट लायबिलिटी का ट्रीटमेंट खत्म, उससे जो प्रॉफिट लॉस हुआ उसका ट्रीटमेंट कर लिया। अब करंट एसेट्स, तो करंट एसेट्स में कौन सी दो करंट एसेट्स नहीं लेते? पहले आप कर लीजिए, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नहीं लेते हैं, और दूसरा करंट इन्वेस्टमेंट भी नहीं लेते, ठीक है, बाकी सब लेते हैं। इन्वेंट्रीज की बात करें, 160 की थी, 120 की हो गई, 40,000 से इन्वेंट्री घट गई। घट गई, क्या घटा है? एसेट्स घटी है, और एसेट्स का घटना लॉस है। तो करंट एसेट डिक्रीज हो रही है, और लॉस को ऐड कर दें, क्या लिखोगे? डिक्रीज इन इन्वेंट्रीज, ठीक है, कितने से? वन 160 से 120, 40,000 से डिक्रीज होगी, तो 40,000 ऐड बैक कर लो, ठीक है। आगे चलते हैं। ट्रेड रिसीवेबल 160 के 160 है, नो चेंज, तो खत्म। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लेते नहीं, चलो आंसर निकालते हैं। 216800, अब उसमें 20,000 ऐड करना है हमें, ठीक है। 80,000 को माइनस करना है, फिर 20,000 ऐड करना है, फिर 40 ऐड करना है। देन 2168 हमारा आंसर आना चाहिए, जो कि हमारा आ चुका है। क्योंकि ये पॉजिटिव आंसर है, क्या लिखोगे? कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और मैं इसको नाम दे दूंगी ए का। यहाँ पे डबल लाइन क्लोज करके ये शो करेंगे कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी खत्म हो चुकी है। और जहां से ऑपरेटिंग एक्टिविटी खत्म हो जाती है, जैसे ए था कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, वहीं से हमारा बी पार्ट स्टार्ट होगा, जिसे बोलेंगे कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो अब हम लोग इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बनाएंगे। तो एक बार फिर से याद दिलाती हूँ, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या क्या होता है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी फिनिश करने के बाद हम चलते हैं कहाँ पे? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। पहले बता दूं कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में किन किन चीजों को देखते हैं। देखो भाई, करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी का तो ट्रीटमेंट ऑपरेटिंग में खत्म हो चुका है, तो माइंड से ये चीज हटा देना। अब ये कहाँ जाएंगे? तो करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी खत्म हो जाते हैं ऑपरेटिंग तक। अब हमारे पास बचता है नॉन करंट एसेट्स, और पूरी की पूरी नॉन करंट एसेट्स का ट्रीटमेंट कहाँ आता है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर आता है। क्या करना है? तो देखो, सबसे पहले इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हमें नॉन करेंट एसेट्स से क्या दिखाते हैं? उनका सेल परचेज दिखाते हैं। अगर सेल हो रहा है तो इसका मतलब कैश का इनफ्लो है, हम ऐड बैक कर लेंगे। अगर एसेट्स परचेज हो रही है तो मतलब कैश का आउटफ्लो। भाई एसेट्स अगर आएगी तो पैसा जाएगा ना, ठीक है। तो सेल ऑफ एसेट्स इनफ्लो है, ऐड करेंगे। परचेज ऑफ एसेट्स आउटफ्लो है, कैश का लेस कर देंगे। और 3 इनकम ऐड करते हैं, आईडीआर, इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव और रेंट रिसीव। तो चलो पहले देखते हैं नॉन करेंट एसेट्स में। जब हम जाते हैं तो टैंजिबल एसेट, जिसका नोट नंबर 4 है, जिसमें प्लांट एंड मशीनरी और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दे रखा है, जिसका हम लोग ऑलरेडी अकाउंट बना चुके हैं। क्या निकालना है इसमें से? देखो, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन से तो कुछ नहीं लेना है, क्यों? क्योंकि ये तो डेप्रिसिएशन जो निकाला था ऐड कर दिया। अब क्या करना है हमें? तो बस चाहिए कि सेल और परचेज चाहिए। तो प्लांट एंड मशीनरी सेल कितने से हो रही है? 32,000 से। क्या है ये? कैश का इनफ्लो है। क्या लिखेंगे? सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, 32,000 ऐड कर लेंगे, ठीक है। जितनी भी चीजें माइनस की होती है उनके आगे हम क्या लगाते हैं? ब्रैकेट लगा रहे हैं, ठीक है। 2,40,000 हमारा परचेज है, तो कैश का आउटफ्लो है, लेस कर देंगे। क्या लिखेंगे? परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी कितने से? 2,40,000 से, लेस कर लीजिए। अब प्लांट एंड मशीनरी खत्म। क्या और कोई एसेट्स है नॉन करेंट एसेट्स में? हाँ, एक नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट दे रखा है, जिसका नोट नंबर 5 चलते हैं। तो नोट नंबर 5 में क्या है? शेयर्स इन XYZ लिमिटेड। लास्ट ईयर 160 के थे, आज 2,40,000 के हो गए, मतलब 80,000 से और परचेज हुए। तो परचेज ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट क्या है? कैश का आउटफ्लो है, लेस कर लो। तो क्या लिखेंगे? इसका अकाउंट क्यों नहीं बना? क्योंकि इनके ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस के अलावा हमें कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है, ठीक है। तो परचेज ऑफ NCI, ठीक है।
कितना 160 से 240, तो 80,000 का परचेज लेस कर लेते हैं। मैंने कहा था 3 इनकम ऐड करते हैं, आईडीआर, इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, रेंट रिसीव। यहाँ पे बेटा ऐसा कुछ नहीं है, तो अब क्या करना है, 240 और 80 माइनस का है और 32,000 प्लस का है, हमारा आंसर आएगा 2,88,000 इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का आ गया है, जो कि हमारा क्या है, नेगेटिव आंसर है। तो क्या लिखेंगे, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ब्रैकेट में लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे भी डबल लाइन खत्म कर देंगे, तो कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब जहां से इन्वेस्टिंग खत्म होगी वहीं से फाइनेंसिंग स्टार्ट करेंगे, बट फाइनेंसिंग के लिए हमें क्या चाहिए, स्पेस चाहिए, तो हम इस अकाउंट को रख कर रहे हैं। आई होप आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। चलिए ठीक है, तो अब क्या करते हैं, सी पॉइंट लेते हैं और क्या लिखेंगे, कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, अब फाइनेंसिंग एक्टिविटी में किसको देखते हैं, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में हम लोग देखते हैं शेयर कैपिटल और नॉन करेंट लाइबिलिटी को। तो पहले चलते हैं शेयर कैपिटल के साथ क्या हो रही, लास्ट ईयर 10 लाख की थी, आज भी 10 लाख की है, ना बढ़ी ना घटी, कोई भी। अगर बढ़ती तो इश्यू ऑफ शेयर मान के ऐड कर देते, घटती तो रिपेमेंट ऑफ शेयर कैपिटल मान के लेस कर देते, क्योंकि बढ़ रही मतलब कंपनी ने और शेयर इश्यू किया तो कंपनी के पास और पैसा आया है। ठीक है, सेम वैसे ही नॉन करेंट लायबिलिटी में चलते हैं, तो नॉन करेंट लायबिलिटी 240 से 320 की हो गई, तो कितने से बढ़ गई, 80,000 से बढ़ गई, मतलब और आया है पैसा, इसका मतलब प्रोसीड फ्रॉम लॉन्ग टर्म बोरिंग। देखो लोन लेके पैसा आना चाहिए, भले लोन लेके आए, तो अगर नॉन करेंट लायबिलिटी बढ़ रही है तो मतलब पैसा आ रहा है, कैश का इनफ्लो है, हम ऐड डाउन करेंगे। ठीक है, और अगर घट रहा है मतलब कंपनी रिपेमेंट कर रही है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, प्रोसीड फ्रॉम लॉन्ग टर्म बोरिंग। सॉरी, लॉन्ग टर्म बोरिंग के अंदर क्या है, डिवेंचर से हमें आ रहा है ना पैसा, कितने का, 80,000 का, क्योंकि इंक्रीज हुआ है तो ऐड कर देंगे। ठीक, शेयर कैपिटल में कोई चेंजेस था नहीं और कुछ है नहीं, जो इंटरेस्ट पेड हम यहाँ ऐड करते हैं वही इंटरेस्ट पेड हम यहाँ पे लेस कर देते हैं फाइनेंसिंग में, कितने का, 28,800 का, यहाँ पे लेस कर देंगे, और कुछ नहीं है, सीधे आंसर निकालते हैं। तो 80 से 20 गया 60, 60 से 8 गया 52, तो 51,200 हमारा क्या आ जाएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का आंसर, जो कि पॉजिटिव है। क्या लिख देंगे, कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, जिसको नाम दे दिया सी का। ठीक है, इसको भी अंडरलाइन खत्म करते हैं। अब क्या करना है, ए प्लस बी प्लस सी, ए मतलब बोले तो ऑपरेटिंग, बी बोले तो इन्वेस्टिंग, और सी बोले तो फाइनेंसिंग, तीनों को ऐड करते हैं, देखते हैं उनका नेट जो रिजल्ट आता है वो इंक्रीजिंग में आता है कि डिक्रीजिंग में आता है। तो सबसे पहले 216800 पॉजिटिव है, लेस कर देंगे, 2,88,000 नेगेटिव है, तो 51,200 ऐड कर देंगे, तो 20,000 हमारा नेगेटिव आ रहा है, जिसको हम लोग लिखेंगे नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कितने का है, 20,000 माइनस का है, ऐड कर लेते हैं। ठीक है, दिखा दिया। अब इसमें ऐड करेंगे ओपनिंग कैश। ठीक है, ओपनिंग कैश का मतलब है लास्ट ईयर का कैश, तो लास्ट ईयर हमारा कैश कितने का है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में जाइए, लास्ट ईयर कैश है हमारा 80,000 का, तो जैसे ही हम लोग 20,000 नेगेटिव का उसमें ओपनिंग कैश ऐड करते हैं तो ये 60,000, और ये किसके बराबर हो गया, तो जरा अपनी बुक के देखिए, ये क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के बराबर हो गया। और जैसे ही ये प्रूव हो जाए, मतलब हमारा कैश फ्लो का क्वेश्चन सही है, तो आप एग्जाम में ये चेक करके आ सकते हैं कि आपने क्वेश्चन सही किया है कि गलत किया है। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।